दोस्तों आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 3। यानी कि जैसा कि आप खबरों में रोज सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 होने की आशंका है, यानी कि युद्ध होने के आसार जताए जा रहे हैं। आज हम इन्हीं सभी चीजों को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। अगर हो सकता है तो ये क्यों हो सकता है, इसकी कितनी आशंका है, इसके मेन कारण क्या है। नंबर दूसरा, इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से देश के क्या रोल रहेंगे। हम सबसे पहले तो अपने देश के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर भारत का क्या रोल रहेगा, भारत की क्या सिचुएशन रहेगी और यहाँ पर भारत को कौन कौन से इस युद्ध से दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इन्हीं सभी चीजों को यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और विश्लेषण करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 जो है, इसका जो मेन कारण होता है आज के दिन में जो हो रहा है, ये इसके पूरी दुनिया जो है आज के दिन में पूरी दुनिया में आज के दिन में अनस्टेबिलिटी आ चुकी है। और वर्ल्ड वॉर 3 का जो दूसरा कारण है वो है सुपर पावर बनने की होड़, यानी कि देशों में सुपर पावर बनने की होड़ लगी। अमेरिका जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री जो है सुपर पावर बनने की होड़ में लगे हुए हैं। हाल ही में आपने देखा कि बांग्लादेश के सरकार का जो है, बांग्लादेश का ही पूरा तख्ता पलट कर दिया, वहां पर अमेरिका का हाथ बताया जाता है। और नंबर दूसरा, अमेरिका जो है अफगानिस्तान में उसकी मिलिट्री थी, हालांकि वहां पर अब तालिबान की सरकार बन चुकी है, वहां से अपनी मिलिट्री को डाउन कर चुका है अमेरिका। और कमला हैरिस के हारने के कारण भी उसमें कुछ तथ्य ये भी बताए जाते हैं। आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें कि कमला हैरिस के हारने के क्या क्या कारण थे। और नंबर दूसरा, यहाँ पर अब अमेरिका की दाल वहां पर निकली तो अमेरिका अब दूसरे देशों की ओर रुख कर रहा है। कौन कौन से देशों की ओर रुख कर रहा है? जो इलेक्ट्रिकल में डील करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती हैं, यानी कि जो व्हीकल्स बनाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम बनाते हैं, उन कंट्रीज को यहाँ पर और रुख कर रहा है, वहां पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ऐसी चाल चल रहा है, उसकी भी मैंने वीडियोस बना रखी है। आई बटन में क्लिक करके जरूर उस वीडियो को देखें और आप जानेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज में अमेरिका रुख करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर मेन जो कारण है युद्ध होने की जो आशंका जताई जा रही है, वो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो समाप्त ही नहीं हो पा रहा है। आप जब अमेरिका में चुनाव नहीं हुए थे तब डोनाल्ड ट्रंप हर स्पीच में बोला करते थे कि जब भी मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो यहाँ पर युद्ध को समाप्त कर दूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी 20 जनवरी को गद्दी में बैठेंगे, लेकिन गद्दी में अभी जो बाइडेन बैठे हुए हैं। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तब लोग बोले थे, बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ पर बोले थे कि रशिया जो है यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर देगा। लेकिन यूक्रेन जो है युद्ध जीतने का कगार में आ चुका था। लेकिन बाद में क्या हुआ, रशिया के साथ यहाँ पर ईरान आ गया, चाइना आ गया और नॉर्थ कोरिया आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, यूक्रेन की एक एक टेरिटरी को वो कब्जा करते चले गया। और अब यहाँ पर यूक्रेन क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि भाई मैं अपनी टेरिटरी को क्यों छोड़ूं। यूक्रेन ये बोल रहा है यहाँ पर, और रशिया बोल रहा है भाई मैं टेरिटरी को लेकर रहूंगा, वहां पर कब्जा जमा के रहूंगा, ये रशिया बोल रहा है। लेकिन जब रशिया और यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था उस समय जो है अमेरिका ने जो है यहाँ पर यूक्रेन की हेल्प करी थी, चाहे वो मिलिट्री एड के रूप में हो, चाहे वो इकोनॉमिकली यहाँ पर पूंजी के रूप में हो, तो दोनों तरफ से उसकी हेल्प करी थी। लेकिन युद्ध जीतने के लिए उसने हेल्प नहीं करी थी यहाँ पर अमेरिका ने, लेकिन हेल्प जरूर करी थी। और क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रशिया के टैंक्स थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया था, वो किसने दिए थे? अमेरिका ने दिए थे। अमेरिका के टैंक्स, यानी कि अमेरिका के जो वेपन्स हैं पूरी दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं है, बहुत तगड़े वेपन्स बनाती है। और लॉकहीड मार्टिन की जो कंपनी है उसने जो है वहां पर मिसाइल्स दिए थे। हाल ही में क्या हुआ, अब क्या हुआ, वहां पर जो बाइडन को कुछ लेना देना नहीं, जेलेंस्की को भी कुछ लेना देना नहीं। और यहाँ पर क्योंकि जेलेंस्की के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वहां पर जो बाइडेन के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है। तो जब वहां पर मिसाइल से दिए थे पहले उन दौरान, तो वहां पर अमेरिका ने क्या बोला कि इन मिसाइल्स का प्रयोग नहीं करना अभी, क्योंकि उसके बहुत दुष्परिणाम भी हो सकते थे। लेकिन जो बाइडेन ने भाई बोला भी करो, बिल्कुल मिसाइल वॉर करो। तो यूक्रेन ने क्या किया, 12 मिसाइल रशिया के ऊपर छोड़ दिए, जिसमें 6 को डिटेक्ट कर लिया गया और उसको न्यूट्रलाइज कर लिया गया, 6 को। लेकिन अब रशिया ने यहाँ पर क्या बोल दिया, रशिया ने बोल दिया कि जो मॉस्को की जो न्यूक्लियर
डॉक्ट्राइन थी, न्यूक्लियर पावर की जो डॉक्ट्राइन थी, उसकी पॉलिसी को यहाँ पर चेंज करने के बाद बोला अब अटक किया तो अब हम सीधे तबाह कर देंगे, सीधे अटक कर देंगे। इस प्रकार से रशिया ने सीधे धमकी दे दी। और रशिया की धमकी यहाँ पर मेन पॉइंट है, सबसे खतरनाक, क्योंकि रशिया के पास कम से कम 5,500 जो है वहां पर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और कम से कम तो 1700, 1800, 1700 और 1800 तो बिल्कुल एट ए टाइम वहां पर डिप्लॉय हैं। बस ऑर्डर मिला सीधे फायर, मिसाइल फायर सीधे। और जो बाद में है वो रिजर्व में रखे गए, रिजर्व को आगे आने में प्रोसेस लगता है, प्रोसीजर लगता है उनको वहां पर डिप्लॉय करने के लिए, लेकिन वो भी बिल्कुल तैयार है, बस रखे हैं एक जगह, बस वो लेके आना है। तो इस प्रकार से वो उसका बहुत बड़ा यहाँ पर मेन पॉइंट है, रशिया ने जो यहाँ पर धमकी दे दी। दोस्तों जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी जो रेंज है, उसके पास ऐसे वेपन है जो 6000 किलोमीटर तक अपनी वहां पर 6000 किलोमीटर तक उसकी किलिंग जोन है, किलिंग एरिया, यानी कि उस टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकता है। रेंज का मतलब होता है हवा में दूरी, ये वाली दूरी नहीं, रोड वाली दूरी, शिप के जहाज वाली, पानी वाली जहाज की दूरी, या ट्रेन वाली दूरी, ऐसी वाली दूरी नहीं, हवा वाली दूरी। और किलिंग एरिया का मतलब होता है यानी कि उस एरिया में 6000 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक जाकर उस एरिया में वो बिल्कुल किल कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। लेकिन उसके आगे क्या होगा, उसके आगे उसका असर पड़ेगा, यानी कि उसके आगे वो क्या होंगे, घायल होंगे वहां पर, इंजर्ड होंगे वहां पर, और पता नहीं कितनी प्रकार की बीमारियां चलेंगी। तो इस प्रकार से उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसी मेन चीज, तो यहां पर धमकी का जो है ना यहां पर बहुत बड़ा रोल है। नाटो क्या कर रहा है यहाँ पर, नाटो यूक्रेन को भड़का रहा है, किस लिए, रूस में अटैक करने के लिए। और नाटो खुद यहाँ पर वेपन से इकट्ठा कर रहा है रूस में अटैक कराने के लिए। नाटो कौन सी कंट्रीज, नाटो में कौन सी कंट्रीज होगी यहाँ पर, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, चेक गणराज्य हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, पोलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, और इस्तोनिया हो गया, लिथुआनिया हो गया। जो ऐसी कंट्रीज हैं यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। और न्यूक्लियर वॉर को देखते हुए यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज तो आज के दिन में डरी हुई है, जब से यहाँ पर रशिया ने धमकी दे दी। कौन कौन सी कंट्रीज, जैसे कि यहाँ पर नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये वाली कंट्री ने तो एक एडवाइजरी तक जारी कर दी है कि अगर न्यूक्लियर वॉर अगर हो गया तो इमरजेंसी के हालात में किस प्रकार से यहाँ पर अपने जान माल की सिक्योरिटी को कर पाएंगे, इस प्रकार से एडवाइजरी तक जारी कर दी। जहां स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया और फिनलैंड जैसी कंट्री जो है पिछले साल ही जो है कुछ हाल ही में जो है यहाँ पर नाटो में जुड़े हुए हैं। जहां रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ मिलिट्री अलायंस कर लिया और कम से कम यूक्रेन में 50,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक जो है इंटर कर सकते हैं, कभी भी आदेश मिले तो सीधे कर लेंगे और यूक्रेन में कब्जा जमा के बैठ जाएंगे। और रशिया जो है सीधे जो है यूक्रेन की टेरिटरी को कब्जा करना चाहता है और यूक्रेन बोलता है कि मैं अपनी टेरिटरी को नहीं छोड़ूंगा। और जब उसको पता है, जेलेंस्की को पता है अगर यहाँ पर ट्रंप आ गया तो जो है वो यहाँ पर वॉर को सपोर्ट नहीं करेगा और इस प्रकार से मेरी फंडिंग मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन चाहता ही नहीं कभी कभी युद्ध समाप्त हो। आपने एक बात को समझो दोस्तों की साइकोलॉजी आप समझो यूक्रेन की, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है लेकिन ये फिर भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, कोई क्राइसिस का नाम जैसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि आपने देखा ओलंपिक हुआ था फिर भी ये मेडल लेके आया, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मोटा फंडिंग मिल रहा है, मोटा पैसा मिल रहा है। और आज के दिन में यूक्रेन एक समझो कि आलसी बन चुका है, कुछ काम किए बिना उसको यहाँ पर पैसा मिल जा रहा है, तो क्यों चाहेगा भाई ऐसे वॉर खत्म हो। इस प्रकार यहाँ पर जेलेंस्की चाहता है नहीं कि कभी वॉर खत्म हो। और यहाँ पर जो है वो अटैक कर रहा है सीधे, वहां पर यूक्रेन जो है रशिया में अटैक कर रहा है सीधे, और रशिया फुल ऑन मोड में बैठा है, यहाँ पर युद्ध के सीधे मूड में बैठा है और धमकी दे रहा है सीधे। अगर इस धमकी का जो है सीधे दुनिया में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। रूस ने साफ बोल दिया यहाँ पर मॉस्को की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उसकी पॉलिसी को जो है उसने चेंज करने की बात कर दी और सीधे यहाँ पर मिसाइल हमला करने की बात कर रहा है रशिया आज के दिन में। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट में है ऑलरेडी यहाँ पर टेंशन चल रही है, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, इनमें जो है ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में, वेस्ट में जो है यहाँ पर टेंशन चल रही है। और एक चीज यहाँ पर ये भी देखी जा रही है, जो ईरान है, ईरान का जो सुप्रीमो है वो बीमार चल गया, कोमा में चला है। और अक्टूबर के महीने में उसी के जो बेटा है मुस्तफा खमनेई, उसको अब यहाँ पर सुप्रीमो बनाने की बात चल रही है। और मुस्तफा खमनेई जो है वो प्रॉक्सी वॉर में ज्यादा डील करता है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है छिटपुट वॉर करना,
यानी कि किसके साथ वॉर करेगा, जैसे लेबनान से मिलकर कर लेगा, इराक से मिलेगा, सीरिया से कर लेगा, यमन से, ऐसे करके वो मिलकर चिटमुट जो संगठन है उनके साथ मिलकर वो प्रॉक्सी वॉर को करता है। मुस्तफा खमनेई ने जो है अपना नेटवर्क बना रखा है, स्पाई जो है वहां से इजराइल और फिलिस्तीन के बर्ग में जो है वहां तक उसने नेटवर्क फैला रखा है स्पाई का। इस प्रकार से वो प्रॉक्सी वॉर करता है मुस्तफा खमनेई, जो अभी सुप्रीमो बनने वाला है, ऐसा खबरों में आ रहा है। एक बात यहां पर यह समझ में आती है कि चाइना ताइवान में कब्जा करना चाहता है और अमेरिका यहां पर ताइवान की मदद, उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज चलती है और इस प्रकार से वो मदद भी ताइवान के करेगा और इसमें नाटो भी शामिल होगा। और चाइना के साथ कौन हो सकता है, चाइना के साथ यहां पर पाकिस्तान हो सकता है और नॉर्थ कोरिया हो सकता है और अदर इस्लामिक कंट्री जो है चाइना के सपोर्ट में आ जाएंगी। और नंबर दूसरा, यहां पर जो अमेरिका है वो सुपर पावर बनना चाहता है, सुपर पावर की होड़ में। इस प्रकार से वह पूरी दुनिया में जगह जगह जो अपने मिसाइल से सेट करना चाह रहा है, वेस्टर्न कंट्री, वेस्ट वाली कंट्री, वहां पर वेस्ट में वो तो है ही, नंबर दूसरा जो मिडिल ईस्ट है वहां पर भी जो है अपने वेपन्स, मिसाइल्स वो जो लगा के रख रहा है। यहां तक कि उसने फिलीपींस में भी अपने सुपरसोनिक मिसाइल, परमाणु हथियार जो है वहां पर सेट कर रहा है, फिलीपींस सागर में, यहां तक कि जापान तक जो है। इस प्रकार से अमेरिका सोच रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में जो है मैं राज करूं, इस प्रकार से अमेरिका ये प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, रूस खाली यहां पर यूक्रेन में ही अटैक नहीं करेगा, वो वेस्ट के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, वो वेस्ट में अटैक करना चाहता है। इसलिए हाल ही में उसने एक मीटिंग भी करी थी। वो चाहता है कि जितने भी तान वाली कंट्री, जैसे अफगानिस्तान, आज के दिन में तालिबान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और जो तान वाली जो कंट्रीज है इस्लामिक कंट्री, वो तान वाली कंट्रीज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और वो वेस्ट के खिलाफ भड़का रहा है, क्योंकि वेस्ट में अटैक करना चाहता है। रूस की, पुतिन की ये पॉलिसी यहाँ पर चल रही, पुतिन सबको इकट्ठा करके वहां पर वेस्ट में अटैक कराना चाहता है। और एक बात यहाँ पर यह है कि ऑलरेडी आपने देखा सूडान में वॉर चल रहा है, साउथ अफ्रीका में वॉर चल रहा है और यहाँ पर अमेरिका रूस से क्या बोल रहा है, भाई तुम युद्ध करते हो और इससे कई सारे मौत होती हैं, और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की भी बात करता है। लेकिन रशिया क्या जवाब देता है अमेरिका को कि जब तुम इजराइल, ईरान और ये गाजा में जब हमला होता है तब उस समय तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ चले जाता है, उस समय ये ज्ञान क्यों नहीं आता तुमको, जिस प्रकार से आज के दिन में गाजा पूरा सुनसान हो चुका है, उस समय तुम्हारा ये ज्ञान कहाँ चले जाता है। ये रशिया अमेरिका को बोलता है। और दोस्तों, चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पर चाइना एक इकोनॉमिक वॉर चल रहा है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे वो एशियन कंट्रीज हो, वहां पर इकोनॉमिक वॉर छेड़ रहा है, पूरी मार्केट को कैप्चर कर रहा है, पूरी मार्केट को कब्जा कर रहा है। इस प्रकार से वह एक फाइनेंशियल मूवमेंट वॉर चल रहा है। और नंबर दूसरा है क्या कर रहा है, एक तकनीकी वॉर चल रहा है। अपनी वॉर की पॉलिसी को चाइना इस प्रकार से चल रहा है और पूरे मार्केट को पूरी दुनिया में जो है कैप्चर करके रखने की कोशिश कर रहा है चाइना। और नंबर दूसरा, रूस और यूक्रेन के अगर युद्ध हुआ तो यहाँ पर क्या करेगा, अमेरिका कूदेगा और साथ में नाटो भी यहाँ पर कूद जाएंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है आज के दिन में G20 सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। और इस प्रकार से अब यहाँ पर रूस और यूक्रेन का युद्ध है जो वो गति पकड़ते हुए आ रहा है। अगले आने वाले एक महीने में इसके बहुत कुछ असर दिखने को मिल सकते हैं, जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन की गति पकड़ रही है। और नंबर दूसरा, इस पर भारत पर क्या असर हो सकते हैं। दोस्तों, भारत का क्या रोल होगा, हम सबसे पहले भारत की बात करेंगे। दोस्तों, भारत जो होता है हमेशा टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है, इसलिए भारत यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा, वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि भारत हमेशा जो है शांति में जो है आपस में ही बातचीत करके सलाह मशवरा करने की बात करता है, पहले से करता आया है और कर रहा है। इस प्रकार से भारत जो है न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जब युद्ध अगर हो ही जाएगा तो युद्ध होने से यहाँ पर भारत में जो है इकोनॉमिक असर यहाँ पर पड़ सकते हैं, या गुड्स में पड़ सकते हैं, एनर्जी में पड़ सकते हैं, या अन्य किसी और में भी यहाँ पर बुरे असर देखने को मिल सकते हैं। लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे क्लास को यहाँ पर जीवन यापन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रकार से भारत पहले से बैकअप कर रहा है, कोशिश करेगा और करता रहा है। और इस प्रकार से भारत में जो है महंगाई की जो है उस समय जब भी युद्ध अगर ऐसा होता है तो भारत में जो महंगाई है वो चरम आसमान में पहुंच जाएगी, चाहे वो एनर्जी के सेक्टर में हो चाहे और किसी अन्य सेक्टर में, हर जगह महंगाई चरम आसमान पर पहुंच जाएगी। इस प्रकार से जो लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे के लोग हैं उनके लिए जीवन यापन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर युद्ध होता है। तो भगवान से हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे युद्ध ना हो
और ये युद्ध जल्दी जल्दी निपटारा हो जाए और खत्म हो जाए, और इस प्रकार से रशिया और यूक्रेन का जो है इसी से युद्ध जो है बढ़ने के आशंका दिख रही है, गति बढ़ सकती है। हो सकता है जब ट्रंप अगर आ जाता है 20 जनवरी को तो इससे कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा और आपने पूरा इसके बारे में समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अगर जो मैंने बोला है यहाँ पर आपको मेरी चीजें आपको पसंद आती हैं, वीडियोस को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नीचे कर देना कमेंट, कोई डाउट हो तब भी कमेंट कर देना, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, अन्य वीडियोस में आपको ऐसे विश्लेषण और एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।